सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नेटिक म्यूजिक के बेसिक फीचर्स के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी पता है कि कार्नेटिक म्यूजिक को मेनली प्रैक्टिस किया जाता है साउथ इंडिया में। मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर मेन फोकस किया जाता है वोकल म्यूजिक के ऊपर। मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है? वोकल म्यूजिक के ऊपर किया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक की ज़्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो या तो तेलुगु में हैं, या कन्नड़ में हैं, या तमिल में हैं, या संस्कृत में हैं। और ये जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है ये कृति बेस्ड होता है। कृति बेस्ड होता है इसका मतलब क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है साहित्य के ऊपर, ज़्यादा फोकस किया जाता है लिरिक्स की क्वालिटी के ऊपर। और कार्नेटिक म्यूजिक में जो भी राग्स का यूज़ किया जाता है, जो भी ताल का यूज़ किया जाता है, उसमें एक सर्टेन रिदमिक साइकिल देखने को मिलती है। तो ये जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है ये कृति बेस्ड होता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो कार्नेटिक कंपोजिशंस होती हैं इनमें कई सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है पल्लवी। और पल्लवी का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट और सेकंड थीमेटिक लाइंस ऑफ द कंपोजिशन। जो कार्नेटिक कंपोजिशन होता है उसकी पहली या दूसरी जो थीमेटिक लाइंस होती हैं उन थीमेटिक लाइंस को क्या बुलाया जाता है? पल्लवी बुलाया जाता है। और ये जो पल्लवी होती हैं इनको हर एक स्टेंजा में बड़ा कॉमनली रिपीट किया जाता है। फिर दूसरा होता है अनुपल्लवी। और अनुपल्लवी का मतलब क्या होता है? द टू लाइंस दैट फॉलो द पल्लवी। पल्लवी के बाद जो दो लाइंस आती हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको अनुपल्लवी बुलाया जाता है। और तीसरा होता है चरण। चरण का मतलब क्या होता है? द फाइनल वर्स, द लोवेस्ट वर्स। जो सॉन्ग को कंक्लूड करने वाला वर्स होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको चरण बुलाया जाता है। देखो, एक बार फिर से देखते हैं पूरी चीज को। एक तो हमने क्या कहा कि ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है इसको मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? साउथ इंडिया में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा, कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर मेन फोकस वोकल म्यूजिक के ऊपर किया जाता है। तीसरा, कार्नेटिक म्यूजिक में ज़्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो या तो तेलुगु में देखने को मिलती हैं, या कन्नड़ में देखने को मिलती हैं, या तमिल में देखने को मिलती हैं, या संस्कृत में देखने को मिलती हैं। ये जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है ये कृति बेस्ड होता है। कृति बेस्ड होता है इसका मतलब क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक में ज़्यादा फोकस किया जाता है साहित्य के ऊपर, ज़्यादा फोकस किया जाता है लिरिक्स की क्वालिटी के ऊपर। और कार्नेटिक म्यूजिक में जो भी राग्स का यूज़ देखने को मिलता है, जो भी ताल का यूज़ देखने को मिलता है, उसमें एक सर्टेन रिदमिक साइकिल देखने को मिलती है। और ये जो कार्नेटिक कंपोजिशंस होते हैं इनमें कई सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं? एक होता है पल्लवी। और पल्लवी का मतलब क्या होता है? जो कार्नेटिक कंपोजिशन होता है उसमें जो पहली या दूसरी थीमेटिक लाइन होती है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको पल्लवी बुलाया जाता है। दूसरा, अनुपल्लवी। और अनुपल्लवी का मतलब क्या होता है? पल्लवी के बाद जो दो लाइंस देखने को मिलती हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको अनुपल्लवी बुलाया जाता है। और तीसरा, चरण। चरण का मतलब क्या होता है? द फाइनल वर्स। जो सॉन्ग को कंक्लूड करने वाला वर्स होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको चरण बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है इसमें आमतौर पे मृदंगम को प्ले किया जाता है। मृदंगम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मृदंगम को आमतौर पे प्ले किया जाता है इन कार्नेटिक म्यूजिक। अच्छा, दो टर्म्स हैं। एक है तनम। और तनम का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो कार्नेटिक म्यूजिक का वो मेलोडिक पीस जो कि मृदंगम के साथ में तैयार किया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको तनम बुलाया जाता है। और दूसरा होता है रगम। रगम का मतलब क्या होता है? कार्नेटिक म्यूजिक का वो पीस जो कि मृदंगम के बिना तैयार किया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको रगम बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। कार्नेटिक म्यूजिक में आमतौर पे मृदंगम को प्ले किया जाता है। फिर दो टर्म्स हैं। एक है तनम। तनम का मतलब क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक का वो मेलोडिक पीस जिसको मृदंगम के साथ में तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है तनम। और दूसरा है रगम। कार्नेटिक म्यूजिक का वो पीस जो कि मृदंगम के बिना तैयार किया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको रगम बुलाया जाता है। अच्छा, कार्नेटिक म्यूजिक में एक बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुए पुरंदर दास। और पुरंदर दास को
पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है, पुरंदर दास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। बेहद सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में। कार्नेटिक म्यूजिक के अर्ली प्रोपोनेंट्स कौन कौन रहे? सबसे पहला नाम है अन्नामाचार्य। अन्नामाचार्य ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ही इज द फर्स्ट नोन कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के फर्स्ट नोन कंपोजर कौन है? अन्नामाचार्य हैं। और अन्नामाचार्य ने लॉर्ड विष्णु के प्रेज में बहुत सारे सन कीर्तन्स को कंपोज किया, और इनके जो ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु लैंग्वेज में हैं। और अन्नामाचार्य इज वाइडली नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग। इनको तेलुगु सॉन्ग राइटिंग का ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो अन्नामाचार्य अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। इनके कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें याद रखना, एक तो ही इज द फर्स्ट नोन कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, और दूसरा ही इज वाइडली नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग। फिर इसके बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पुरंदर दास। और पुरंदर दास इज वन ऑफ द फाउंडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, और इसीलिए अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट भी है। पुरंदर दास जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हुआ करते थे। और इंपॉर्टेंट क्या है, पुरंदर दास को पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। पुरंदर दास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरंदर दास जो हैं वो नारद मुनि के अवतार हुआ करते थे। पुरंदर दास की जो सबसे फेमस कंपोजिशन है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको दास साहित्य बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? उसको दास साहित्य बुलाया जाता है। देखो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अन्नामाचार्य, इनसे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो ही इज द फर्स्ट नोन कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, और दूसरा ही इज वाइडली नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग। और इन सारी चीजों को यहीं के यहीं दिमाग में बिठा लेना। फिर दूसरा हमने बात की पुरंदर दास के बारे में। एक तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ही इज नोन एज द पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक और फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ये नारद मुनि के अवतार थे, और इनका जो सबसे फेमस कंपोजिशन है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको दास साहित्य बुलाया जाता है। फिर इसके बाद क्षेत्रीय, और क्षेत्रीय जो हैं वो तेलुगु पोएट हुआ करते थे। तेलुगु पोएट हुआ करते थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट कार्नेटिक म्यूजिक के कंपोजर हुआ करते थे। क्षेत्र ने बहुत सारे पदम्स और बहुत सारे कीर्तन्स को कंपोज किया, और इन्होंने जो पदम्स कंपोज किए, जो कीर्तन्स कंपोज किए, वो कंपोज किए इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में इन्होंने कीर्तन्स को, इन्होंने पदम्स को कंपोज किया। और क्षेत्रीय के जो पदम्स हैं उनको आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के परफॉर्मेंस में यूज किया जाता है। तो क्षेत्रीय भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद है भद्राचाला रामदसु। भद्राचाला रामदसु, इनके जो ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु लैंग्वेज में हैं, और ये जो कंपोजिशंस हैं ये इन्होंने तैयार किए भगवान राम की प्रेज में। जो इंपॉर्टेंट चीज है, भद्राचाला रामदसु जो है वो वन ऑफ द फेमस वाघेकर हैं। वाघेकर का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो कि लिरिक्स तैयार करता है, और लिरिक्स को तैयार करने के साथ साथ उस लिरिक्स को म्यूजिक के ऊपर भी सेट करता है, उसको बुलाया जाता है वाघेकर। भद्राचाल रामदसु जो है वो वन ऑफ द फेमस वाघेकर हैं। देखो, पुरंदर दास की अगर फिर से बातचीत करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ही इज नोन एज द पितामह, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ऐसा माना जाता है कि पुरंदर दास जो हैं वो नारद मुनि के अवतार थे, और पुरंदर दास का
जो सबसे फेमस कंपोजिशन है उसे क्या बोला जाता है? उसे दास साहित्य बोला जाता है। क्षेत्रीय की अगर बात करें तो ये एक तेलुगु पोइट थे और इन्होंने बहुत सारे पदम्स और कीर्तन्स को कंपोज किया। फिर भद्राचाला रामदसु, भद्राचाला रामदसु, इनके ज्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु में है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ही इज वन ऑफ द फेमस वागेकर्स। फिर लास्ट है वेंकटा माखिन, और वेंकटा माखिन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इन्होंने चतुर्दंड प्रकाशिका को लिखा था। वेंकटा माखिन ने चतुर्दंड प्रकाशिका को लिखा था, और चतुर्दंड प्रकाशिका में इन्होंने बात की थी मेलकर्ता सिस्टम के बारे में। कार्नेटिक म्यूजिक में राग्स को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम चलता है, मेलकर्ता सिस्टम। ये जो मेलकर्ता सिस्टम है इसकी बातचीत वेंकटा माखिन ने की थी। कहां पे की थी? चतुर्दंड प्रकाशिका में की थी। वेंकटा माखिन जो है वो त्यागेश के डिवोटी थे। थिरुवर के प्रेसिडिंग डीटी हैं त्यागेश। त्यागेश के डिवोटी थे वेंकटा माखिन, और त्यागेश के ऑनर में वेंकटा माखिन ने लगभग 24 हाइम्स को कंपोज किया। बेहद सिंपल और बेसिक सी बातचीत है। क्षेत्रीय के बारे में क्या याद रखना है? ये एक तेलुगु पोइट थे और इन्होंने बहुत सारे पदम्स और कीर्तन्स को कंपोज किया। फिर भद्राचाला रामदसु, इनके बारे में क्या याद रखना है कि इज वन ऑफ द फेमस वागेकर्स। और वेंकटा माखिन, इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने चतुर्दंड प्रकाशिका को लिखा, और चतुर्दंड प्रकाशिका में इन्होंने बात की मेलकर्ता सिस्टम के बारे में। अच्छा, ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है, इस कार्नेटिक म्यूजिक में एक ट्रिनिटी बहुत फेमस है। कार्नेटिक म्यूजिक में 3 लोगों की ट्रिनिटी बहुत फेमस है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? एक है त्यागराज, दूसरे हैं मुथुस्वामी दीक्षितर, और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है? एक है त्यागराज, दूसरे हैं मुथुस्वामी दीक्षितर, और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। त्यागराज की अगर बात करें तो इनके जो ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु में हैं, लेकिन हाँ कुछ संस्कृत में भी इनके कंपोजिशंस हैं। त्यागराज के ज्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो लॉर्ड राम की प्रेज में हैं। जो इनका सबसे फेमस कंपोजिशन है उसको पंचरत्न कृतीस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पंचरत्न कृतीस बुलाया जाता है। अच्छा, त्यागराज का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो मरकरी का क्रेटर होता है उसको त्यागराज बुलाया जाता है, और त्यागराज ने बहुत सारे नए राग्स को क्रिएट किया। इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, त्यागराज जो हैं इनके ज्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु में हैं। जो सबसे फेमस कंपोजिशन है वो है पंचरत्न कृतीस। त्यागराज, ये नाम कहां से आता है? मरकरी का जो क्रेटर है उसको त्यागराज बुलाया जाता है। तो त्यागराज अपने आप में इंपॉर्टेंट है इन कार्नेटिक म्यूजिक। दूसरे हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर, और इनके जो ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में हैं, और ये जो कंपोजिशंस हैं ये हिंदू गॉड्स के बारे में हैं, हिंदू टेम्पल्स के बारे में हैं। और इन्होंने फोकस किया गमका के यूज के ऊपर, ऑर्नामेंटेशन के यूज के ऊपर। कार्नेटिक म्यूजिक में गमका या ऑर्नामेंटेशन के यूज के ऊपर फोकस किया मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने। इनका जो सिग्नेचर नेम है या इनकी जो सिग्नेचर मुद्रा है उसको गुरु गुहा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? गुरु गुहा बुलाया जाता है। और मुत्तुस्वामी जो है वो अपने वीणा को प्ले करने के लिए भी जाने जाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर। तो मुत्तुस्वामी दीक्षितर, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके जो ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो संस्कृत में हैं। इन्होंने गमका के यूज के ऊपर फोकस किया, ऑर्नामेंटेशन के यूज के ऊपर फोकस किया। इनकी जो सिग्नेचर मुद्रा है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको गुरु गुहा बुलाया जाता है। एंड मुत्तुस्वामी वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर। और फिर लास्ट है श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री जो है ही वॉज ओल्डर देन द अदर टू। त्यागराज और मुत्तुस्वामी इन दोनों से बड़े हुआ करते थे श्यामा शास्त्री, और इनके जो ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु में हैं, और इनके जो कंपोजिशंस हैं वो कामकाशी देवी के बारे में बात करते हैं। हालांकि श्यामा शास्त्री ने इन दोनों के कंपैरिजन में, त्यागराज और मुत्तुस्वामी के कंपैरिजन में, कम कृतीस को कंपोज किया। श्यामा शास्त्री जो हैं उनका सिग्नेचर नेम या उनकी सिग्नेचर मुद्रा क्या थी? श्यामा कृष्ण।
सिग्नेचर मुद्रा क्या थी? श्यामा कृष्ण। और इन्होंने सर्वजाति म्यूजिकल जेनर को ओरिजिनेट किया। सर्वजाति म्यूजिकल जेनर का जो ओरिजिन है वो एट्रीब्यूट किसको किया जाता है? वो श्यामा शास्त्री को किया जाता है। देखो, इन तीनों के बारे में बेसिक चीज आपको याद रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्नेटिक म्यूजिक की ट्रिनिटी किसे कहा जाता है? एक है त्यागराज, दूसरा है मुत्तुस्वामी दीक्षितर और तीसरा है श्यामा शास्त्री। और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी दिमाग में रखना। अच्छा, किताब में एक छोटे से डब्बे में बात की गई है स्वाति थिरुनल के बारे में। स्वाति थिरुनल जो है वो ट्रेवनकोर के महाराजा हुआ करते थे। ट्रेवनकोर के महाराजा हुआ करते थे स्वाति थिरुनल। और ये जो स्वाति थिरुनल है, ही वॉज अ म्यूजिक कंपोजर, और हिंदुस्तानी स्टाइल और कार्नेटिक स्टाइल दोनों में ही म्यूजिक को कंपोज किया करते थे स्वाति थिरुनल। और स्वाति थिरुनल जो हैं वो ये जो कार्नेटिक म्यूजिक की ट्रिनिटी है इसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। तो स्वाति थिरुनल, इनके बारे में भी बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, अब एक चीज और रह गई है। हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में पढ़ लिया, हमने कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में पढ़ लिया। इन दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं? हालांकि डिफरेंसेस आपको अब तक ऐसे ही समझ में आने चाहिए, लेकिन अपन डिटेल में देख लेते हैं। देखो, हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर अरब इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और अफगान इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये इंडिजीनियस है। बेसिक डिफरेंस और इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर अरब इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, अफगान इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये इंडिजीनियस है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ना के बराबर होता है। कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो रिजिड होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में कई सारे सब स्टाइल्स इमर्ज हुए, कई सारे घरानाज इमर्ज हुए, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में सिर्फ एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग प्रिस्क्राइब की गई है, इसमें सब स्टाइल्स इमर्ज नहीं हुए हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक में वोकल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। कार्नेटिक म्यूजिक में अभी हमने बात की है वोकल म्यूजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 मेजर राग्स हैं, इन 6 मेजर राग्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। कार्नेटिक म्यूजिक में 2 टाइप के राग देखने को मिलते हैं। एक मेल करता राग, मेल करता राग या इनको पेरेंट राग्स भी बुलाया जाता है, और ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 72 हैं। और दूसरे जनिया राग्स, जनिया राग्स या इनको चाइल्ड राग्स भी बुलाया जाता है। तो कार्नेटिक म्यूजिक में 2 टाइप के राग्स देखने को मिलते हैं, एक मेल करता राग या जिनको पेरेंट राग्स भी बुलाया जाता है, और मेल करता राग्स कितने हैं? टोटल 72 हैं। और दूसरे जनिया राग्स, जनिया राग्स को चाइल्ड राग्स भी बुलाया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में मेनली फोकस किया जाता है राग्स के ऊपर, और कार्नेटिक म्यूजिक में मेनली फोकस किया जाता है ताल के ऊपर। हिंदुस्तानी म्यूजिक में तबला को यूज किया जाता है, सारंगी को यूज किया जाता है, सितार को यूज किया जाता है, संतूर को यूज किया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक में वीणा को यूज किया जाता है, मृदंगम को यूज किया जाता है और मैंडोलिन को यूज किया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक मेनली नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, और कार्नेटिक म्यूजिक मेनली साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। अच्छा, दोनों स्टाइल्स के बीच में कॉमनैलिटी क्या है? दोनों ही स्टाइल्स में फ्लूट और वायलिन को यूज किया जाता है। दोनों ही स्टाइल्स में फ्लूट और वायलिन को यूज किया जाता है। देखो, बेहद सिंपल। एक तो हमने बात की ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में। कौन कौन है? एक है त्यागराज। त्यागराज के ज्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु लैंग्वेज में हैं। इनका जो सबसे फेमस कंपोजिशन है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको पंचरत्न कृतिस बुलाया जाता है। त्यागराज ये नाम कहाँ से आता है? मरकुरी का जो क्रेटर है उसको त्यागराज बुलाया जाता है। फिर दूसरे हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर, और ये जो मुत्तुस्वामी दीक्षितर हैं इनके ज्यादातर जो कंपोजिशंस हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में हैं। इन्होंने फोकस किया गमका के यूज के ऊपर, ऑर्नामेंटेशन के यूज के ऊपर। इनकी सिग्नेचर मुद्रा को क्या बुलाया जाता है? गुरु गुआ बुलाया जाता है। और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री जो हैं उनके जो मेन कंपोजिशंस हैं, ज्यादातर कंपोजिशंस हैं वो तेलुगु में हैं।
इन्होंने हालांकि बाकी दो के कंपैरिजन में कम कृति को कंपोज किया। इनकी जो सिग्नेचर मुद्रा है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको श्यामा कृष्ण बुलाया जाता है। और जो सर्वजाति म्यूजिकल जेनर है उसका ओरिजिन श्यामा शास्त्री को ही एट्रीब्यूट किया जाता है। एक और इंसान के बारे में बात की गई है, स्वाति थिरुनल। ये जो स्वाति थिरुनल है ये ट्रेवनकोर के महाराजा हुआ करते थे, लेकिन ये हिंदुस्तानी स्टाइल और कार्नेटिक स्टाइल दोनों के म्यूजिक कंपोजर भी हुआ करते थे। और ये जो ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके कंटेम्प्ररी हुआ करते थे स्वाति थिरुनल। और फिर इसके बाद हमने बात की हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक के कंपैरिजन के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर अरब इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, अफगान इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये इंडिजीनियस है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है, कार्नेटिक म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ना के बराबर होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत सारे सब स्टाइल्स इमर्ज हुए, कार्नेटिक म्यूजिक में सब स्टाइल्स इमर्ज नहीं हुए। हिंदुस्तानी म्यूजिक में वोकल्स के ऊपर इक्वल फोकस किया जाता है, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में ज्यादा फोकस किया जाता है वोकल म्यूजिक के ऊपर। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 मेजर राग्स हैं, कार्नेटिक म्यूजिक में 2 टाइप्स के राग हैं। एक मेल कर्ता राग्स या पेरेंट राग्स जो कि टोटल 72 हैं, और दूसरे जनिया राग्स या फिर चाइल्ड राग्स। हिंदुस्तानी म्यूजिक में मेन फोकस किया जाता है राग्स के ऊपर, कार्नेटिक म्यूजिक में मेन फोकस किया जाता है ताल के ऊपर। हिंदुस्तानी म्यूजिक में तबला को यूज किया जाता है, सारंगी को यूज किया जाता है, सितार को यूज किया जाता है, संतूर को यूज किया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक में वीणा को यूज किया जाता है, मृदंगम को यूज किया जाता है और मैंडोलिन को यूज किया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक को मेनली प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, और कार्नेटिक म्यूजिक को मेनली प्रैक्टिस किया जाता है साउथ इंडिया में। हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर कॉमनैलिटी की अगर बात करें तो दोनों में ही फ्लूट और वायलिन को यूज किया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इसके साथ हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक की भी बातचीत खत्म हो गई। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।